हेलो एवन। आज एनसीईआरटी की 11th क्लास की हिस्ट्री में जो मिडाइवल हिस्ट्री का टॉपिक है, चैप्टर 18 डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है इसका टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। तो बेसिकली चैप्टर 18 और 19 दो चैप्टर्स में मुगल का डिक्लाइन क्यों हुआ, ये माइटी मुगल एम्पायर अचानक से ध्वस्त कैसे हो गई, इन सारे पहलुओं पर हम नजर डालेंगे। तो ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल point of view, but also as a great learning of great learning for the candidates who are preparing for civil services. Ki how power works and what factors can dismantle a powerful structure, however powerful it may be. तो ये सारी चीजों पे आज के लेक्चर पे नजर डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि किन वजहों से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। तो पहला जो बात आती है, पहली जिस चीज पे नजर जाती है वो है डिक्लाइन। अगर आप देखें तो पहली प्रॉब्लम है मुगल एम्पायर के साथ थी कि वहां पे कोई लॉ ऑफ प्राइमोजेनिटर नहीं था। तो इस्लाम में कोई लॉ ऑफ प्राइमोजेनिटर नहीं होता है। सिर्फ मुगल्स की बात नहीं है, किसी भी इस्लामिक अगर आप शासन को देखेंगे तो उसमें प्राइमोजेनिटर का कंसेप्ट नहीं होता है। प्राइमोजेनिटर का मतलब कि बाप के बाद सबसे बड़ा बेटा गद्दी पर बैठेगा। इस्लाम के हिसाब से बाप के प्रॉपर्टी पर सारे बेटों का बराबर रूप से हक होता है। ठीक है। तो चूंकि इस्लाम में कोई लॉ ऑफ प्राइमोजेनिटर नहीं था, इस वजह से अगर आप देखें तो शाहजहां जब बूढ़ा हुआ तो उसके चारों बेटे शुजा, मुराद, दारा शिकोह और औरंगजेब, इनके बीच में अ बैटल ऑफ सक्सेशन स्टार्टेड। इसमें सबसे बड़ा था दारा शिकोह। ठीक है। और दारा शिकोह जो है फेवरेट चाइल्ड भी था शाहजहां का, क्योंकि दारा शिकोह के अंदर वो सारी काबिलियत मौजूद थी जो उसे एक आइडियल राजा बनाती थी। वो एक टॉलरेंट मुस्लिम था जो सभी धर्मों का, सभी विश्वास, जो विचार होते हैं उनका, वो एक तरीके से सम्मान करता था। तो खैर, दारा शिकोह को शाहजहां ने अपना सक्सेसर नियुक्त कर दिया। ठीक है। और ये बात औरंगजेब को पूरी तरीके से नागवार गुजरी और 1658 में औरंगजेब ने बैटल ऑफ सामूगढ़ में दारा शिकोह को हरा दिया। इस हार के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट पे डाल दिया। और बाद में उसने दारा शिकोह और उसके बेटे दोनों को मौत के घाट उतार दिया। और इस तरीके से औरंगजेब मुगल तख्त ताबूज पे काबिज हो गया। अब औरंगजेब के बारे में देखते हैं। तो औरंगजेब ने लगभग 50 साल तक शासन किया और उसने टाइटल अपनाया आलमगीर का। आलमगीर का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया का बादशाह। और औरंगजेब के टाइम पर ही अगर आप देखें तो मुगल जो डायनेस्टी थी, मुगल जो किंगडम थी, ठीक है, मुगल जो एम्पायर था, वो अपने हाईएस्ट टेरिटोरियल जेनिथ पे पहुंचा। यानी कि लार्जेस्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन मुगल एम्पायर ने विटनेस किया औरंगजेब के टाइम पीरियड में। ठीक है। अगर औरंगजेब देखें तो औरंगजेब एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था जो एक बहुत ही सिंपल जीवन जीता था। वो कई बार क्या होता है कि कुरान लिखता था, टोपियां सिलता था, और उससे जो उसको कमाई होती थी उसको बेच के वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज करता था। तो ये औरंगजेब का जीवन शैली था। और चूंकि इतनी वो ऑस्टर लाइफ, इतनी सिंपल लाइफ जीता था कि लोग उसको जिंदा पीर के नाम से भी बुलाते थे। पीर यानी कि बाबा। ठीक है। फिर देखा जाए तो जो मुगल शासन का डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो शरिया लॉ से फॉलो होता था। तो शरिया का कानून ही मुगल एम्पायर का ऑफिशियल लॉ बुक थी। पर बात यह है कि जो शरिया में कई बार ऐसा भी होता है कि शरिया में हर सिचुएशन के लिए लिखा हुआ नहीं है। हर सिचुएशन के लिए कोई जरूरी तो है नहीं कि उसके लिए कानून बनाया गया होगा। ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में जहां पर शरिया, किसी पर्टिकुलर इशू के लिए अगर शरिया लॉ में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वहां पर औरंगजेब अपना खुद का कानून पास कर सकता था। उस कानून को बोला गया है जवाबित। ठीक है। तो जवाबित वेयर दोज लॉज विच कुड बी मेड बाय द किंग इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट शरिया लॉज in case Sharia law is not clear about a particular issue.
तो जो कानून राजा खुद से बनाता था शरिया लॉ को सप्लीमेंट करने के लिए, गैप्स को फिल करने के लिए, ऐसे कानूनों को जवाबित कहा जाता है। और इसी जवाबित का कंपाइलेशन है फतवा ए आलमगीरी में। फतवा ए आलमगीरी करके किताब है जिसमें औरंगजेब के ये सारे कानूनों को कंपाइल करके रखा गया है। अब सातवीं बात आती है। तो सातवीं बात अगर आप देखें तो औरंगजेब ने मुगल सिक्कों से जो कुरान की आयतें थी, जो वर्सेस थी कुरान की, उन सिक्कों से हटवा दी, क्योंकि औरंगजेब का मानना था कि ये सिक्के जो है कई बार रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं होते, कभी कहीं रखे हुए हैं, कभी किसी के पैर के नीचे आ रहे हैं। तो अगर मान लो ये सिक्का पैर के नीचे आता है और कुरान की आयतें भी उस पर लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब है इट विल बी अ काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू द रिलीजन। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने मुगल सिक्कों से कलमा हटवा दिया। उसने नौरोज का फेस्टिवल भी डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर आपको याद होगा तो नौरोज का फेस्टिवल हिंदुस्तान में जियासुद्दीन बालबन, जो कि गुलाम वंश का एक शासक था, ही वॉज द किंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी, उसने इंट्रोड्यूस किया था। नौरोज एक पारसी न्यू ईयर फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल को डिसकंटिन्यू करने का काम किया था औरंगजेब ने। फिर औरंगजेब ने एक रिलीजियस मोरल पुलिस की भी स्थापना करी, ताकि जिसका काम था कि भाई लोग शरिया के कानून को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जो भी जितना भी समाज में जितने भी लोग हैं वो क्या नियम कानून, धार्मिक नियम कानून के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उनको कहा गया मुहतसिब। जैसे कि ईरान, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे मोरल पुलिस होती है, ठीक है, धर्म रिलीजियस पुलिस जिसको कहते हैं। तो वैसे ही ऐसी मोरल पुलिस, रिलीजियस पुलिस को औरंगजेब ने एस्टैब्लिश किया और उसका नाम था मुहतसिब। फिर देखा जाए तो चूंकि औरंगजेब एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स कट्टर मुसलमान था, तो उसने मुगल कोर्ट से गाना बजाना ये सब बंद करा दिया। और उसी तरीके से उसने जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग है, जिसको अकबर ने एस्टैब्लिश किया था, जिसका काम था कि मुगल एम्पायर, मुगल शासकों के इतिहास को लिखना, रिकॉर्ड करना, जिसको अकबर ने एस्टैब्लिश किया था, इस डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया, ठीक है, डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर औरंगजेब ने किसी भी नए मंदिर को, हिंदू मंदिर को बनवाने में पूरी तरीके से रोक लगवा दी। तो किसी भी नए मंदिर औरंगजेब के शासन में नहीं बन सकता था। औरंगजेब के शासन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, जैसे कि सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ ऑफ गुजरात, काशी विश्वनाथ ऑफ बनारस और केशव टेम्पल ऑफ मथुरा। तो ये तीन, वैसे तो बहुत हजारों संख्या में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन ये तीन सबसे प्रमुख मंदिर है जिनको औरंगजेब के शासन में तोड़कर मिट्टी में मिला दिया गया। फिर जजिया का जो कानून है, यानी कि जजिया का कानून बेसिकली, अगर आप कोई नॉन मुस्लिम, अगर कोई प्रजा किसी मुस्लिम शासक के अंडर में रह रही है तो उसे एक रिलीजियस टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स का नाम था जजिया। तो जजिया वॉज एबॉलिश्ड बाय अकबर, बट इट वॉज री इंट्रोड्यूस्ड बाय औरंगजेब, ठीक है। तो जजिया का जो कानून है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया था, इसको बाद में अकबर ने एबॉलिश कर दिया, और लेकिन फिर औरंगजेब ने वापस से इसको री इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये सारी अगर आप देखें तो औरंगजेब का भी काफी बड़ा जो है किरदार रहा है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का। मंदिरों को तोड़ना, जजिया को री इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो हिंदू, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो जनता थी वो तो हिंदू थी, तो वो धीरे धीरे जो जनता का विश्वास है, जो जनता का भरोसा है मुस्लिम रूलर के प्रति, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ, वो भरोसा उठता चला गया। आप किसी भी जनता जो आपके ऊपर, आप पे विश्वास नहीं करती है, यू कैनॉट रूल ओवर पीपल विदाउट देयर कंसेंट फॉर वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो सम काइंड ऑफ लेजिटिमेसी हैज टू बी देयर, सम काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द रूल हैज टू बी देयर, अदरवाइज यू कांट रूल फॉर वेरी लॉन्ग। और धीरे धीरे इसी हिंदू सब्जेक्ट्स, हिंदू जो जनता थी, उनके जब उनका भरोसा हिला, तो उसने समय आने पर मुगल सिंहासन की नींव भी हिलाकर रख दी। फिर इसी क्रम में आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डायनेस्टी का नाम आता है, जिनका नाम है अहोम डायनेस्टी, ठीक है। तो अहोम्स के बारे में देखते हैं। तो अहोम डायनेस्टी अगर आप देखें
अहोम्स। तो अहोम्स बेसिकली इन्होंने अपना ये म्यांमार से माइग्रेटेड एक कम्युनिटी थी। म्यांमार और साउथ चाइना वाला जो रीजन है वहां से माइग्रेट होके ये असम में आए थे। और अगर आप देखें तो इन्होंने ईस्टर्न आसाम रीजन में अपने आप को एस्टेब्लिश किया था और इनका अक्सर झगड़ा चलता रहता था वेस्टर्न असम की पावर, जिनको कूच बिहार किंगडम कहते थे, कूच बिहार जिनका शासन था वेस्टर्न असम में और अहोम का शासन था ईस्टर्न असम में। तो इन दोनों के बीच में अक्सर पड़ोसी जो है किंगडम होने की वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती थी। इसी क्रम में होता यूं है कि जो कूच बिहार रीजन है, कूच बिहार ने मुगल सुजर्निटी को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मुगल सुजर्निटी को एक्सेप्ट कर लिया। उस टाइम पर औरंगजेब का शासन था और औरंगजेब का एक मिलिट्री कमांडर था मीर जुमला, जिसने अहोम्स के ऊपर हमला कर दिया। तो कूच बिहार किंगडम की मदद से मुगलों ने अहोम को हराने की सोची और 1663 में अहोम्स को हार का सामना करना पड़ा। तो मीर जुमला या मुगलों के हाथों, औरंगजेब के हाथों अहोम्स की हार हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अहोम का शासन पूरी तरीके से खत्म हो गया। उसी टाइम पर एक बहुत ही बड़े योद्धा जिनका नाम था लचित बोरफुकन, उनका राइज होता है। एक बहुत ही बड़े मिलिट्री कमांडर अहोम असम के कल्चरल कंटेक्स्ट में माना जाता है लचित बोरफुकन। और बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में लचित बोरफुकन के लीडरशिप में अहोम्स ने मुगलों को हरा दिया। ठीक है, अहोम्स ने मुगलों को हरा दिया बैटल ऑफ सरायघाट में। उसी टाइम पर अगर आप देखें, जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ने की वजह से धीरे धीरे हिंदू जो प्रजा थी वो मुगलों के खिलाफ एक तरीके से लामबंद हो रही थी, एक तरीके से मोबिलाइज हो रही थी। उसी क्रम में अगर आप देखें तो 1669 में मथुरा के पास जो जाट कम्युनिटी रहती थी, उनके लीडर थे गोखला। उनकी लीडरशिप पे, गोखला की लीडरशिप में जाटों ने मुगलों के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया। हालांकि ये संग्राम, ये जो विद्रोह है, बहुत आगे तक नहीं चल पाया और मुगलों ने जाटों को हरा दिया और गोखला को पकड़ के मौत के घाट उतार दिया। तो फिर उसी टाइम पर अगर आप देखें, ठीक 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद मथुरा के ही पास एक नरनौल करके एरिया है जहां पे सतनामी करके एक कम्युनिटी रहती थी, उन्होंने भी मुगलों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। तो धीरे धीरे ये जो मुगल शासन की का जो ये सिंहासन है वो अब धीरे धीरे हिलना डुलना शुरू हो गया था। इसी क्रम में अगली बारी आती है सिख की। ठीक है, अगर आप सिख देखोगे तो ये अगले जो रिवॉल्ट होगा वो सिख रिवॉल्ट होगा। तो सिख रिवॉल्ट अगर आप देखें तो गुरु तेग बहादुर सिखों के गुरु थे, जिनको औरंगजेब ने मौत के घाट उतार दिया। वजह थी कि गुरु तेग बहादुर बहुत सारे कन्वर्टेड जो मुस्लिम थे, जो हिंदुइज्म से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे, उनको वो सिखिज्म या हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने का काम कर रहे थे। औरंगजेब ने तेग बहादुर को पेशकश की कि आप इस्लाम कबूल कर लो, आपकी जान को बख्श दिया जाएगा। लेकिन तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल करने से पूरी तरीके से मना कर दिया और उसकी वजह से उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और तेग बहादुर की मौत एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि जो सिख संप्रदाय, जो सिख मूवमेंट थी, जो कि एक काइंड ऑफ रिलीजियस मूवमेंट थी, उसको एक मिलिटेंट मिलिट्री मूवमेंट बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अभी तक जो सिख जितने भी लोग थे वो एक तरीके से सिख गुरुओं को धर्म गुरु के रूप में देखते थे और ये एक तरीके से रिलीजियस मूवमेंट थी, उसको मिलिटेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाने का काम किया इस गुरु तेग बहादुर की मौत ने। और इसी क्रम में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ को एस्टैब्लिश किया 1699 में। तो खालसा पंथ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लास्ट सिख गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ को एस्टैब्लिश किया और फिर मुगलों के खिलाफ एक तरीके से युद्ध छेड़ दिया। इसी क्रम में गुरु गोविंद सिंह के चार बेटों को औरंगजेब ने पकड़ लिया और उनको जान से मार दिया। उनके 2 बेटों को तो उसने जिंदा जमीन में गड़वा भी दिया। अपने 4 बेटों की मौत से गुरु गोविंद सिंह इतना ज्यादा
उनका हार्ट ब्रेक हुआ कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने सब कुछ छोड़ के एक तरीके से संन्यास ले लिया। तो ये था कि लेक्चर की कैसे धीरे धीरे मुगलों के अंत की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जा रही है। हमने देखा कि किस तरीके से मुगलों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी था, फिर औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज ने किस तरीके से हिंदू सिख जाट जितने भी कम्युनिटीज हैं उनको एक तरीके से उनके अंदर एक तरीके से डिस्कंटेंट या एक तरीके से एंगर को फोमेंट करने का काम किया, और धीरे धीरे मुगल्स के खिलाफ जो विद्रोह है वो बढ़ना शुरू होगा। तो ये लेक्चर था, पहला लेक्चर। सेकंड पार्ट में हम कुछ और पहलुओं पर देखेंगे अगला लेक्चर, जिसमें हम मुगलों के डिक्लाइन के कुछ और डायमेंशंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। अगर आपको कोई फीडबैक शेयर करना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं, वो भी करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।